और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? ऑब्वियस बढ़िया ही होंगे। और हिंदी की क्लास आपकी चल रही है। हिंदी व्याकरण की ये मेरी जो है 3rd क्लास है, और जिसमें अभी हम समास को कवर कर रहे हैं। और समास का पार्ट 3rd जो है, इसमें अभी हमने पहले पार्ट में बेटा समास को समझा दिया है। और समास का 2 टाइप हमने कवर किए हैं। एक तो अव्ययी भाव समास कवर किया है और एक तत्पुरुष समास कवर किया है। आज जो हमारी क्लास में तीसरा जो समास रहने वाला है वो जो है कर्मधारय समास है बेटा। कौन सा है? कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में बेटा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, अर्थात कहीं ना कहीं इसमें जो समीकरण बनेगा वो उपमान और उपमेय का बनेगा और विशेषण और विशेष्य का बनेगा। अर्थात आपको मैं समझा देता हूँ, चलिए क्लास में आइए। कर्मधारय समास आपका लिखा हुआ है बेटा। कर्मधारय समास होते क्या हैं, एक रूल के बेस पर हम यदि समझने का प्रयास करें तो कर्मधारय समास का रूल जो कहता है वो ये है कि पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। यहाँ पर जो बेटा रहने वाला है वो जो है हमारा उत्तर पद जो रहेगा वो हमारा क्या रहने वाला है? प्रधान रहने वाला है। क्या रहने वाला है? प्रधान रहने वाला है। वहीं अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि यह समास जो है वो विशेषण विशेष्य को लेकर चलेगा और उपमान और उपमेय को लेकर चलेगा। तो बेटा आप लोगों ने विशेषण पढ़े होंगे, अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं? जो अभी मैंने जैसे बोला, जो संज्ञा है या जो सर्वनाम है, अर्थात कहा जाए जिस कर्ता की बात होती है वही कर्ता हमारा क्या कहलाता है बेटा? विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है, राधिका सुंदर लड़की है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, इसमें राधिका जो है अभी मैंने आपको बताया कि जिस कर्ता की बात होगी वो क्या होगा हमारा? वो हमारा होने वाला है विशेष। तो राधिका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अब राधिका की बेटा तारीफ हो रही है, तो किस शब्द के माध्यम से तारीफ हो रही है? सुंदरता के माध्यम से तारीफ हो रही है। तो सुंदर यहाँ पर जो शब्द है वो हमारा बेटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पर 2 शब्द और हैं बेटा, उपमान और उपमेय। मैं आपको समझा देता हूं। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाती है। क्या बेटा? जिससे तुलना की जाए, जिस महान व्यक्ति से तुलना की जाती है उसे हम कहेंगे उपमान, और जिसकी तुलना की जाए उसे हम कहेंगे उपमेय। जैसे कि आप सभी के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है, गिरिसा ऊंचा है जिसका मन। अब समझिएगा, यहां पर मन की तुलना की गई है एक पर्वत से, अर्थात गिरि से। ठीक है, तो यहां पर मन जो रहने वाला है बेटा वो क्या रहने वाला है? उपमेय रहने वाला है। और जो गिरि है वो क्या रहने वाला है? उपमान रहने वाला है। तो ऐसे ही शब्दों के प्रयोग से, विशेषण विशेष्य के शब्दों के प्रयोग से और उपमान और उपमेय के शब्दों के प्रयोग से हमारा क्या बन जाता है बेटा? हमारा कर्मधारय समास बन जाता है। अर्थात इसमें एक और है बेटा, यदि पहचान करने के लिए बात की जाए कि सर कोई छोटा सा मेथड बता दीजिए जिससे कि हम पहचान कर सकें कि इसमें कर्मधारय समास है। तो एक तो मैंने आपको पहचान ये बता दी कि शब्द जो रहेंगे वो विशेषण विशेष्य रहेंगे या फिर उपमान और उपमेय रहेंगे, या फिर यदि उसमें समास विग्रह के तौर पर पूछ लिया जाए, समास विग्रह करके दिया जाए, तो या तो जो शब्द रहने वाला है या फिर के समान शब्दों का प्रयोग होगा। या फिर क्या रहने वाला है बेटा? या तो जो शब्द रहेगा या फिर के समान शब्द का प्रयोग आपके उपवाक्य में होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखिए बेटा, आप लोगों के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य के आधार पर कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने दिया है, नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। और का पुरुष, अर्थात कायर है जो पुरुष। अब एक चीज समझिएगा बेटा, यहां पर विशेषण और विशेष्य की बात हुई है। अब विशेषण यहां पर क्या कहा जाएगा? विशेषण क्या है? नीला। और विशेष यहां पर क्या है? कमल है। अब विशेषण यहां पर क्या है? महान है जो आत्मा। अब विशेष क्या है? आत्मा। कैसी आत्मा है बेटा? पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है। ठीक है, अंबर कैसा है? पीला है। पुरुष कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा होगा क्योंकि कायर है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक शब्द दे दिया, का पुरुष, अर्थात कायर पुरुष। ठीक है, अब आ जाइए, ये जो उदाहरण थे वो तो बेटा किसके थे? विशेषण और विशेष्य से संबंधित थे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं उपमान और उपमेय के आधार पर। मैं फिर समझा देता हूं। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, जिस महान व्यक्ति से तुलना की जाए वो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। जैसे देखिएगा, मृग नयन, मृग के नयन के समान नयन। अब कोई भी व्यक्ति है जिसके नयन की तुलना मृग के नयन से की जा रही है, तो मृग के समान, मृग के नयन के समान नयन। ठीक है, आगे चलते हैं। वदन चंद्र, अर्थात चंद्रमा के समान बदन अर्थात मुख। कोई भी व्यक्ति की तुलना चंद्रमा से कर ली गई, अर्थात उस मुख की सुंदरता का वर्णन चंद्रमा से किया गया है। आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा अपने आप में अति सुंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनक लता, कनक के समान, लता अर्थात बेटा कनक माने क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, आ जाइए। चरण कमल, चरण के समान कमल। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद बेटा थोड़ा डीप चल रहे हैं, तो डीप में कर्मधारय समास के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, और उन भेदों में आपको मैं 1 बाई 1 देखो समझा देता हूं। पहला जो भेद रहेगा वो रहेगा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा रहने वाला है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। तीसरा जो रहने वाला है विशेषण भय पद कर्मधारय समास, और चौथा रहने वाला है विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। ठीक है बेटा, चलिए 1 बाई 1 इसको समझते हैं। अब पहला जो हमारा समास है वो है हमारा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, अर्थात इस समास में पूर्व पद क्या रहने वाला है? विशेषण रहने वाला है। क्या रहने वाला है बेटा? विशेषण रहने वाला है। जब बेटा पूर्व पद विशेषण हो जाएगा तो उत्तर पद ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2 उदाहरण हैं। एक उदाहरण है प्रिय सखा, अर्थात प्रिय है जो सखा। अब एक चीज समझिएगा, पूर्व पद में क्या आने वाला है? विशेषण आने वाला है। तो प्रिय आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ या ना? ठीक है बेटा। अब नील गाय, तो नीली है जो गाय। अब देखिए नील आ रहा है, नहीं आ रहा पूर्व पद में। ऐसे ही हमारे आगे के जो पार्ट हैं उसमें एक जो पार्ट आता है बेटा वो ये है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। अब देखिएगा विशेष्य रहेगा, पूर्व पद में क्या रहने वाला है? विशेष्य रहने वाला है, अर्थात यहां पर कोई भी संज्ञा शब्द रहने वाला है। क्या रहने वाला है? संज्ञा शब्द रहने वाला है। और उत्तर पद में हमारा क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। तो चीज ठीक है, देख लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास पुरुषोत्तम, पुरुषों में है, पुरुषों में जो है उत्तम। क्या बेटा? पुरुषों में है जो है उत्तम। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। अब भाई आप जानते ही हैं मुनि क्या होते हैं? ऋषि मुनि होते हैं, मुनियों में श्रेष्ठ। ठीक है, अब तीसरा जो टाइप रहने वाला है वो है हमारे पास विशेषणों भय पद कर्मधारय समास। तो बेटा विशेषणों भय पद अर्थात दोनों ही पद क्या रहने वाले हैं? विशेषण रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? विशेषण रहने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर शीतोष्ण अर्थात शीत और उष्ण। समझिएगा, जो ठंडा भी है और गर्म भी है, जो ठंडा भी है और गर्म भी है। दूसरा उदाहरण हमारे पास है नील लोहित, जो नीला भी है और लाल भी है। क्या बेटा? जो नीला भी है और लाल भी है। ठीक है, एक चौथा और जो हमारे पास पार्ट रह जाता है वो है हमारे पास बेटा विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। तो इसका रूल क्या कहता है? पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। ठीक है बेटा, अर्थात दोनों ही पद हमारे क्या रहने वाले हैं? विशेष रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? विशेष रहने वाले हैं। तो आप देखिएगा उदाहरण हमारे पास लिखा हुआ है आम्र वृक्ष। क्या लिखा हुआ है? आम्र वृक्ष, अर्थात आम का जो वृक्ष, कोई भी पेड़ रहा होगा। अब हमने जब उसको देखा तो वो कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था। तो हमने उसको उदाहरण बना दिया आम्र वृक्ष। क्या बना दिया बेटा? आम्र वृक्ष। अर्थात ये जो उदाहरण बन गया वो बन गया विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास का। बेटा अभी हमारे पास एक और उदाहरण इसका बचा हुआ है, वायस दंपत्ति, अर्थात वायस मतलब क्या था? कौवा होता है, और उसकी पत्नी अर्थात कौवे का जोड़ा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पूरा जो था वो कर्मधारय समास था। इसमें कोई भी डाउट वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं आपको बेहतर रूप से समझा चुका हूं कि कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा? उत्तर पद हमारा प्रधान होता है। चलिए बेटा उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और वहीं हमारे कर्मधारय समास के उपभेद रह गए हैं तो उसको कवर कर लेते हैं।
तो कर्मधारय समास के हमारे बेटा 3 उपभेद होते हैं। पहला जो हमारा रहेगा वो है उपमान कर्मधारय समास, दूसरा जो रहेगा बेटा वो रहेगा उपमित कर्मधारय समास, और तीसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है रूपक कर्मधारय समास। ठीक है बेटा, रूल वही है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं, तो टाइप बन जाते हैं, तो उसी बेसिस पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उपमान कर्मधारय समास होते क्या हैं बेटा? रूल वही है, पूर्व पद धन उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। यहां पर उपमान जो रहेगा वो पूर्व पद में रहेगा, तो यदि उपमान पूर्व पद में रहने वाला है तो उत्तर पद में क्या रहेगा बेटा? उपमेय रहेगा। क्या रहेगा? उपमेय रहेगा। वहीं कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे है विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचल, जैसे कि बेटा आकाशीय बिजली। ठीक है। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है चंद्रमुख, अर्थात चंद्र के समान मुख। कोई भी व्यक्ति है जिसकी कहीं ना कहीं तारीफ की जा रही है, उसको कहा गया कि आपका मुख जो है वो चंद्रमुख जैसा है, तो यहाँ पर उदाहरण जो बन जाता है वो चंद्रमुख का बन जाता है, तो चंद्र के समान मुख। ठीक है बेटा। अब उपमित कर्मधारय समास है, तो उपमित में पूर्व पद में क्या रहने वाला है? उपमेय रहने वाला है, और उत्तर पद में क्या रहने वाला है बेटा? उपमान रहने वाला है। दोनों के संयोग से हमारे जो उदाहरण बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं उपमित कर्मधारय समास के उदाहरण बनने वाले हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पर एक उदाहरण है नर सिंह, अर्थात नर जो है वो सिंह के समान है। देखिएगा यहाँ पर उपमेय पहले रहा है। क्या रहा है? उपमेय पहले रहा है, तो नर सिंह के समान है। वहीं अधर पल्लव, अर्थात अधर मतलब ओट, पल्लव मतलब नए पत्ते जो निकलते हैं उनके समान है। ठीक है बेटा। अब लास्ट में हमारा एक लास्ट जो है थर्ड टाइप है इसका, वो है हमारा रूपक कर्मधारय समास। अर्थात इसमें होने वाला क्या है बेटा? इसमें उपमेय और उपमान के बीच का अंतर जो है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात बिल्कुल इन दोनों का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जाती है, अर्थात दोनों ही शब्द आपस में बराबर हो जाते हैं। तो जैसे कि चरण कमल, तो चरण रूपी कमल। ठीक है। दूसरा उदाहरण है शोकाग्नि, अर्थात शोक रूपी अग्नि। तो बेटा यहां पर हमारा कर्मधारय समास पूर्ण हो चुका है। ठीक है बेटा। आगे आप देख रहे होंगे बोर्ड पर हमारा जो नेक्स्ट वाला समास है वो है हमारा द्विगु समास। और द्विगु समास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पूर्व पद में हमारा संख्यावाचक विशेषण रहता है, अर्थात संख्याओं का प्रयोग होगा। सबसे अच्छी पहचान इस समास की यही है कि पूर्व पद में आपको यहाँ पर संख्या देखने को मिलेगी, और दूसरा पद जो रहेगा बेटा इस समास में प्रधान रहेगा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक उदाहरण है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ठीक है बेटा। अब देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जो पूर्व पद था वो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। ठीक है। 9 ग्रहों ने मिलकर एक समूह बनाया, तो उसको हमने क्या बोला? नवग्रह बोला। लेकिन फिर बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा शॉर्टकट पढ़ाइए, तो शॉर्टकट में सबसे बेहतर रूप क्या बनता है कि समास विग्रह करते समय हमें क्या क्या शब्द देखने को मिलते हैं? या तो समूह जैसा शब्द देखने को मिलेगा, या फिर समाहार जैसा शब्द देखने को मिलने वाला है। अब ये समाहार अपने आप में बेटा कैसा शब्द है? एक समुदाय, अर्थात इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। आगे हम द्विगु समास के यदि भेद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? द्विगु समास के जब हम भेद पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 भेद आ रहे हैं। एक भेद हमारे पास है समाहार द्विगु समास, और दूसरा भेद हमारे पास है बेटा उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है बेटा। अब समाहार द्विगु समास का मतलब वही है कि समाहार का मतलब क्या होता है? समुदाय या फिर इकट्ठा होना। तो जितने भी उदाहरण हमारे जो कि समाहार जैसे आ रहे हैं वे सभी जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं? समाहार द्विगु समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे सप्ताह है, तो सप्ताह बेटा कैसे बना? 7 दिनों के समूह से बना। ठीक है। दूसरा उदाहरण है पंचपात्र। भाई पंचपात्र कैसे बना? 5 पात्रों को जब इकट्ठा किया गया, उनका समूह बनाया गया या उनका समाहार किया गया, तब बना। त्रिलोकी अर्थात 3 लोकों का समाहार। ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अब जो आने वाला है वो है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो उत्तर पद प्रधान द्विगु समास में उत्पत्ति या विकार के अर्थ में है। तो एक उदाहरण यहाँ पर है हमारा दो माता, अर्थात 2 माँ का। इसमें उदाहरण समझिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ। 2 माँ का मतलब जन्म देने वाली माँ कोई और रही और पालने वाली माँ कोई और रही। ठीक है। तो
इसमें भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण लिया जा सकता है। ठीक है, अब संबंध के आधार पर यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पंच प्रमाण अर्थात 5 प्रमाण प्रस्तुत किए गए। ठीक है, पंचमणि अर्थात 5 मणियों का क्षेत्र, जहां 5 मणि उपस्थित होंगी उस क्षेत्र को हमने क्या बोला, पंचमणि बोला। ठीक है बेटा, 2 सूती अर्थात 2 सूतों का कपड़ा, 2 सूतों के मेल से बना हुआ कपड़ा। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी हमारा जो है वो द्विगु समास कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा आप निरंतर क्लासेस ले रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा आपसे बस यही कहना है कि एक हिंदी व्याकरण की एक कॉपी बना लीजिए। अभी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, समास हम पढ़ा रहे हैं, यह हमारी तीसरी क्लास है, तो आप ज़्यादा पीछे नहीं हैं। एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आराम से आप स्क्रीनशॉट लेकर इन नोट्स को बना सकते हैं, इन नोट्स को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये नोट्स आपके जो क्लासेस हैं 6 to 12 वहाँ भी काम आएंगे, और आपके कहीं ना कहीं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बैठेंगे वहाँ पर भी आपके ये नोट्स काम आने वाले हैं। तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम इस क्लास को यहीं विराम देने जा रहे हैं, और अभी हमारा जो समास का अध्याय अभी रह गया है जिसको हम आगे की क्लासेस में पूरा करेंगे। तो बेटा उत्तीर्ण गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, तो आप और भी किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, तो हम आपके लिए उन चैप्टर्स को भी कवर करेंगे, उन अध्याय को भी आपको कवर करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरी चीज यहां पर एक और है कि आप हिंदी व्याकरण में थोड़ा पोटेंशियल लगाइए, थोड़ा दम लगाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स क्लासेस में कटते हैं, एग्जाम्स में कटते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में कटते हैं, तो वो कटे नहीं। तो सबसे बेहतर मैं आपको जो एक तैयारी का रूप बता रहा हूं वो है नोट्स प्रिपेयर करना। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता बन जाती है कि आपको सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सेल्फ नोट्स जरूर बनाइए। चलिए बेटा, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए बेटा नमस्कार, जय श्री राधे।